विद्यार्थियों, आज अपना नया चैप्टर है आर्थिक अवधारणाएं और नियोजन। आर्थिक अवधारणाएं, उससे पहले इस वर्ड को समझिए। आर्थिक का संबंध किससे होता है विद्यार्थियों? रुपये पैसों से। अब अपन को ये रुपये पैसे कहाँ से प्राप्त होते हैं? अपन विभिन्न प्रकार की जो व्यवसायिक क्रियाएं करते हैं उनसे अपन को धन की प्राप्ति होती है, वही आर्थिक क्रियाएं होती है। उनसे संबंधित ही आता है राष्ट्रीय आय। क्या आता है? राष्ट्रीय आय। ये वर्ड आपके सामने काफी बार आया होगा। राष्ट्रीय आय क्या है? एक वित्त वर्ष के दौरान जितने भी आपके सेक्टर हैं उनसे प्राप्त आय का जो योग होता है वो क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय कहलाता है। देश के उत्पादन सभी साधन, उत्पादन के साधन का मतलब है सेक्टर से है यहाँ पर, एक द्वारा एक वित्त वर्ष में उत्पादन प्रक्रिया में योगदान के फलस्वरूप आय का योग राष्ट्रीय आय कहलाता है। कि आपके देश के अंदर जितने भी सेक्टर हैं उनसे आपको आय प्राप्त होती है। उस आय का कुछ हिस्सा अपन कहाँ जमा कराते हैं? राष्ट्रीय कोष में जमा कराते हैं। ये राष्ट्रीय आय कोष होता है, अपना धन एकत्रित करने का स्थान होता है, वहां पर एकत्रित होता है और उस धन का प्रयोग किया जाता है। देश के विकास की जो योजनाएं होती है, देश के कल्याण की जो योजनाएं होती है, उनमें उन पैसों का प्रयोग किया जाता है। राष्ट्रीय आय की गणना एक आर्थिक अर्थव्यवस्था के लिए निम्नलिखित दृष्टि से, अर्थात ये जो राष्ट्रीय आय उनसे अपने देश को क्या क्या फायदा है, क्यों जमा करवाते हैं, इसके पीछे क्या कारण है। नंबर एक, राष्ट्रीय आय से राष्ट्र की स्थिति का पता चलता है कि अपने देश के अंदर एक वित्त वर्ष के दौरान कितना पैसा एकत्रित हुआ। उससे पहले अपन समझते हैं कि वित्त वर्ष क्या है। वित्त वर्ष क्या होता है विद्यार्थियों? 1 अप्रैल से 31 मार्च के जो बीच की समय अवधि होती है वो कहलाती है वित्त वर्ष। क्या कहलाती है? वित्त वर्ष। काफी बार समझते हैं वित्त वर्ष आता है छोटा छोटा क्वेश्चन, क्योंकि इस लेसन में से आपके एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उसमें वित्त वर्ष भी आ सकता है, मोस्ट इंपोर्टेंट बनता है, बार बार आता है। तो वित्त वर्ष में लोग काफी कंफ्यूज हो जाते हैं और इसका आंसर उल्टा डाल के आते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च की समय अवधि होती है, वो क्या कहलाती है? वित्त वर्ष कहलाती है। तो एक वित्त वर्ष के अंदर अपन ने देश के विकास के लिए कितना धन एकत्रित किया, उसे देश की आर्थिक स्थिति और आर्थिक प्रगति का पता चलता है। नंबर 2, राष्ट्रीय आय से विभिन्न राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था से तुलना कर सकते हैं, दूसरे देशों के साथ तुलना कर सकते हैं कि उस देश में एक वित्त वर्ष में कितना पैसा एकत्रित हुआ, अपने देश में कितना हुआ। तो उनकी तुलनात्मक अपन को विकास की चर्चा करना हो तो अपन इसे आसानी से कर सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों का योगदान महत्व होता है, विभिन्न क्षेत्रों का योगदान महत्व होता है। विभिन्न सेक्टर, कृषि का सेक्टर है, उद्योगों का सेक्टर है, इंजीनियर वगैरह जो भी अलग अलग प्रकार के सेक्टर हैं, क्योंकि अपन को पता है खनन सेक्टर वगैरह सबका योगदान इनमें रहता है, तो उनसे कितना प्राप्त होता है, उन सबका योगदान होता है। जैसे कृषि का कितना है? 13.7%, लगभग 14% मानते हैं, ये राष्ट्रीय आय में योगदान अपन देखते हैं प्रतिवर्ष। ऐसे ही अलग अलग क्षेत्रों से भी योगदान मिलता है, तभी अपनी कुल मिला के आय जो आती है वो राष्ट्रीय आय में आती है। राष्ट्रीय आय के अनुमानों के आधार पर मानवीय नीतियों का निर्धारण होता है। जितना अपने पास में राष्ट्रीय आय में धन एकत्रित होगा, जितना राष्ट्रीय कोष में धन एकत्रित होगा, उससे ही देश के कल्याण की योजनाएं विकसित की जाती हैं। क्योंकि अपने पास पैसा होगा तो ही अपन देश के कल्याण की योजना बना सकते हैं। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप होते हैं। राष्ट्रीय आय के अनेक रूप अलग अलग क्षेत्रों से प्राप्त करते हैं, अलग अलग रूपों में कृतियात करते हैं, वो राष्ट्रीय अवधारणाएं कहलाती है। क्या कहलाती है? राष्ट्रीय अवधारणाएं। नेक्स्ट अपना इसी का पार्ट है, छोटा है, सकल घरेलू उत्पाद। थोड़ा सा इससे तुलनात्मक है, देश में उत्पादित है। तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक वित्त वर्ष के दौरान देश की घरेलू सीमा के अंदर उत्पादित समस्त वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य का योग, अर्थात देश की सीमाओं के अंदर जितना भी आपको प्राप्त हुआ है, आय प्राप्त हुई है, वो मौद्रिक मूल्य जितने हैं, मौद्रिक मूल्यों का योग है, वो कहलाता है सकल घरेलू उत्पाद। राष्ट्रीय आय का संबंध तो किससे विद्यार्थियों? पूरे देश के अंदर विभिन्न जो आपके आय स्रोत है, व्यापारिक अंतरराष्ट्रीय व्यापारिक संबंध भी हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में देश की सीमाओं के अंदर जितना आपने उत्पादित किया है, उन उत्पादित वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य जो होता है, सेवाओं का मोल होता है, वो ही क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। उसके बाद उत्पादन क्या होता है? उत्पादन होता क्या है? इसमें अपन ने बार बार पढ़ा कि उत्पादन तो अपन जितनी भी क्रियाएं करते हैं,
ठीक है, प्रगति के लिए जितनी भी क्रियाएं करते हैं और उनसे जो भी पदार्थ अपन उत्पादित करते हैं वही उत्पादन प्रक्रिया हो जाएगी। उत्पाद उपयोगिता का सृजन, उपयोग करने के लिए और मूल्य वृद्धि के लिए, आय प्राप्त करने के लिए जो सृजन करते हैं वही क्या होता है, उत्पादन होता है। और सकल घरेलू उत्पाद के बाद आता है अपना राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आय। क्या आता है, प्रति व्यक्ति आय, अर्थात राष्ट्रीय आय में व्यक्ति का कितना योगदान है। इसके अंदर क्या होगा कि एक वित्त वर्ष के अंदर जितनी भी राष्ट्रीय आय एकत्रित हुई है उसमें कुल जनसंख्या का भाग दिया जाता है। क्या किया जाता है, कुल राष्ट्रीय आय के अंदर कुल जनसंख्या का भाग देने से जो औसत प्राप्त होती है वो कहलाती है प्रति व्यक्ति आय। ये जो प्रति व्यक्ति आय है वो देश के कल्याण के लिए प्रयोग करते हैं कि एक व्यक्ति के हिस्से में इतना आता है, लेकिन वो अपन को देंगे नहीं, वो देश के कल्याण के लिए ही प्रयोग की जाती है। काफी बार क्वेश्चन पूछते हैं प्रति व्यक्ति आय याद करने का सूत्र लिखिए, तो कुल राष्ट्रीय आय एक वित्त वर्ष के अंदर जितना भी अपन को पैसा प्राप्त हुआ है उसके अंदर कुल जनसंख्या का भाग देने पर जो आय प्राप्त होगी वो क्या कहलाएगी, प्रति व्यक्ति आय। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना, कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कब से प्रारंभ हुई और किसने की। भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय की गणना दादा भाई नौरोजी ने की थी। किसने की थी, दादा भाई नौरोजी ने, और कब, 1868 ईस्वी में। उसके बाद अलग अलग विद्वान हुए, जैसे फिनलैंड सिराज हैं, वी गिरी हैं, उन्होंने भी राष्ट्रीय आय की गणना में योगदान दिया अपना। लेकिन 1949 ईस्वी में श्री पीसी महालनोबिस काफी बार नाम आता है क्योंकि इनसे संबंधित क्वेश्चन पूछते हैं, की अध्यक्षता में राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया। किसका गठन किया गया, राष्ट्रीय आय समिति का गठन कब किया गया, 1949 में। किसने किया, पीसी महालनोबिस ने किया था। और इनकी प्रथम रिपोर्ट कब आई थी, 1951 में। लेकिन विद्यार्थियों ध्यान दें, राष्ट्रीय आय की गणना प्रति वर्ष की जाती है, क्योंकि एक वित्त वर्ष में होता है, इसका मतलब प्रत्येक वर्ष में होती है। इसकी प्रथम रिपोर्ट 1951 में आई थी और अंतिम रिपोर्ट कब आई, 1955 में। 1955 तक यह समिति चली। उसके बाद 1955 के अंदर एक दूसरी समिति बना दी गई, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, शॉर्ट में बोलते हैं CSO, जो वर्तमान तक 1955 से लेकर वर्तमान तक जारी है। राष्ट्रीय आय की गणना वर्तमान में कौन सी समिति करती है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, अर्थात शॉर्ट में बोलते हैं अपन CSO, जो 1955 में बनी थी, वर्तमान में यही अपनी गणना कर रही है। तो यह है राष्ट्रीय आय की गणना।